गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारे क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, इन क्वेश्चन आंसरों में सेकंड पैसेज के कुछ क्वेश्चंस हो चुके थे और अभी कुछ होना बाकी है। ये हमारा लेसन चला है द बर्थ ऑफ खादी, और इसमें गांधी जी ने स्पाइनिंग के बारे में जो उन्होंने परेशानियों को फेस किया, परेशानियों का सामना किया, इस बुक में वर्णन किया गया है। किस तरह से 1908 तक या साउथ अफ्रीका से लौटने में 1915 में जब वो साउथ अफ्रीका से लौटे तब तक उन्होंने स्पाइनिंग व्हील को नहीं देखा था और न ही उनके पास कोई इस कला को जानने वाला था। देश में अत्यधिक गरीबी थी, भयानक गरीबी थी। इस गरीबी को दूर करने का एक रामबाण उपाय यही था, स्पाइनिंग को सीखना, चरखे के बारे में सीखना। उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में अनेकों लोगों से मिले। जो भी विजिटर वहाँ विजिट करने के लिए आता था उससे प्रश्न पूछते स्पाइनिंग के बारे में। कई व्यक्तियों के संपर्क में आए जो इस कला के बारे में जानते थे। एक लेडी थी गंगाबेन मजूमदार, लेकिन वो भी इस कला के बारे में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, इस कला के बारे में अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाई। गांधी और आश्रम के लोगों ने इंडियन धागे से बने हुए कपड़े का दृढ़ संकल्प लिया, क्योंकि सारा जो अच्छे प्रकार का कपड़ा था वो विदेशी धागे से बना हुआ था। मिलें विदेशी धागे से बना हुआ कपड़ा ही मैन्युफैक्चर करती थी। काफ़ी अधिक विचार विमर्श के बाद में, लोगों से संपर्क के बाद में उन्होंने कुछ लोगों को सहमत कर लिया कि वो उनके लिए धागा बनाए, कपड़ा भी मैन्युफैक्चर करें। लोग उनसे इस बात पर सहमत हो गए कि जो भी कपड़ा मैन्युफैक्चर करेंगे सारा कपड़ा आश्रम को लेना होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। आगे क्वेश्चन है इसके, देखो। What was the difficulty faced by them after introducing हैंडलूम एट साबरमती? साबरमती में हथकरघा स्थापित करने के बाद उन्हें क्या कठिनाई आई? साबरमती में हथकरघा जो स्थापित किया था उसके बाद उन्हें कौन कौन सी परेशानियां आई? सबसे पहले उनके पास कोई कारीगर नहीं था। उनमें से कोई भी स्पाइनिंग के बारे में नहीं जानता था। उन्हें एक स्पाइनिंग आर्टिसियन की आवश्यकता थी जो उनके पास नहीं था। तो ये सारी चीज़ें थी। जैसे देखो, गांधी एंड हिज फॉलोअर्स इंट्रोड्यूस हैंडलूम्स एट साबरमती बट नन ऑफ देम वाज एन आर्टिसियन। लेकिन उनमें से कोई भी आर्टिसियन नहीं था, कोई भी कारीगर नहीं था।
They did not know how to operate the looms. उनको नहीं पता था कि लूम्स को किस प्रकार से संचालित करते हैं, किस प्रकार से चलाते हैं। They needed a weaving expert to teach them weaving. उनको एक वीविंग एक्सपर्ट की आवश्यकता थी जो उनको वीविंग के बारे में सिखा सके, जो उनको वीविंग के बारे में बता सके। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट डज गांधी जी मीन बाय वर्ड ऑफ एक्सपीरियंस? गांधी जी का वर्ड ऑफ एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव की दुनिया से क्या मतलब है, अनुभव की दुनिया से क्या अर्थ है, क्या अर्थ है अनुभव की दुनिया? ये सारा जो सिस्टम उन्होंने किया था, स्वराज की जो स्थापना जो उन्होंने की थी, जब अनुभव नहीं था उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उनकी सारी परेशानियां समाप्त हो गई। तो देखो मैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ द आश्रम रिजॉल्व टू वियर हैंड वोवन क्लॉथ्स मेड फ्रॉम इंडियन यार्न ओनली। आश्रम के सभी सदस्यों ने केवल भारतीय धागे से पहने हुए कपड़ा पहनने का निश्चय किया। जो कपड़ा भारतीय धागे से बनेगा केवल वही कपड़ा पहनना है। द एडॉप्शन ऑफ दिस प्रैक्टिस ब्रॉड देम ए वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस। इस प्रथा को लागू करने में उन्हें बहुत सारे अनुभव हुए। इट enabled them to know the condition of life among the weavers। इससे उन्हें जुलाहों की दशा जानने, उन्होंने जुलाहों की दशा के बारे में जाना। एंड रिलेटेड प्रॉब्लम, इससे संबंधित और जो समस्याएं थी उसके बारे में जाना। इन दिस मिशन गांधी लर्नड ए लॉट ऑफ थिंग्स। इस मिशन में, इस कार्य में गांधी जी ने बहुत सारी बातें सीखी। सो ही कॉल्ड दिस हिज एक्सपीरियंस ए वर्ड ऑफ एक्सपीरियंस। इसलिए उन्होंने इस अनुभव को वर्ड ऑफ एक्सपीरियंस का नाम दिया था। What object did they set before themselves? उन्होंने अपने सामने क्या लक्ष्य रखे? What did they do to achieve it? उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया? पहले लक्ष्य क्या थे और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? The object that they set before themselves was to enable them to clothe themselves entirely in clothes manufactured by their own hands. To achieve this target, they discarded the use of mill-woven cloths, and all the assemblies resolved to put on hand-woven cloths made from Indian yarn only. उन्होंने अपने सामने लक्ष्य रखा कि पूर्ण रूप से स्वयं के हाथों द्वारा निर्मित वस्त्र पहनेंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने मिलों से बने हुए कपड़े का परित्याग कर दिया तथा आश्रम के सभी लोगों ने संकल्प लिया कि वे केवल भारतीय धागे से बने कपड़े ही पहनेंगे। तो ये उनका रिजॉल्व था, ये उनका दृढ़ संकल्प था कि उन्होंने केवल भारतीय धागे कपड़े पहनने का ही निश्चय किया था। नरेट द बर्थ ऑफ खादी इन योर ओन वर्ड्स। खादी का जन्म, ये जो लेसन है इसको अपने शब्दों में बताना है। तो ये इसको एक समरी टाइप जैसे अपन बोलते हैं, इस तरह से हम बना सकते हैं। मैं पहले आपको इंग्लिश में बता देता हूँ, फिर हिंदी में बता दूंगा। गांधी बिलीव दैट ए स्पिनिंग वाट और ए हैंडलूम वाज द पैनिसिया फॉर इंडियाज इंक्रीजिंग पॉवर्टी। In 1915, he introduced some handlooms at the ashram of Sabarmati, but Gandhiji and his followers did not know how to operate the handlooms, but they were determined to put on
only the cloths woven by their own hands. Therefore, they approached the weavers and asked them to train them. A spinning wheel and a spinner was procured with great difficulties. To fulfill this purpose, Gandhiji discovered a talented woman, Gangabain Majumdar, who promised him to make a sincere effort to search a spinning wheel for the Ashantis. This caused the birth of Khadi. अब ये जो मैंने क्या बोला, एक बार मैं इसको बता देता हूँ। गांधी विश्वास करते थे कि चरखा भारत की वृद्धि करती हुई गरीबी के लिए सर्वोत्तम रामबाण सिद्ध हो सकता है, क्योंकि देश बहुत अत्यधिक गरीबी में था। केवल एक स्वदेशी अपनाना ही इस गरीबी को दूर करने का एक तरीका था। 1915 में उन्होंने साबरमती आश्रम में कुछ हैंडलूमों की स्थापना की, लेकिन गांधी और उनके जो सहयोगी थे वो उनको चलाना नहीं जानते थे। लेकिन उन्होंने संकल्प लिया था कि वे केवल हाथ से बुने हुए कपड़े ही पहनेंगे। वे बुनकरों के पास गए, उन्होंने बुनकरों से उनको प्रशिक्षण देने के लिए कहा। एक चरखा बुनकरों की सहायता से प्राप्त किया गया। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने एक प्रतिभाशाली महिला गंगाबेन मजूमदार को खोजा, जिसने वादा किया कि वो उनके लिए एक चरखा खोजेगी। इस प्रकार खादी की शुरुआत हुई थी। तो ये लेसन था द बर्थ ऑफ खादी। इसमें हमारे 2 लेसन हो चुके हैं। ये लेसन था द बर्थ ऑफ खादी। इससे पहले भी लेसन हो गया है द नाइटिंगेल डॉली। और इसके बाद मैं एक पोइम कराना चाहूँगा आपको। पोइम अपनी 2 हैं, द वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल और द लिटिल ब्लैक बॉय। द लिटिल ब्लैक बॉय एक छोटा अश्वेत बालक, ब्लैक बॉय अश्वेत बालक, जिनके पोइट हैं विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक के पोइट हैं जिन्होंने लिखा द लिटिल ब्लैक बॉय। गांधी जी जैसे कि साउथ अफ्रीका में गए थे, उस समय काले और गोरों के बीच में अत्यधिक मतभेद थे। गोरे लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे, काले लोगों के साथ में छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं थे। उनको दास बना के रखा जाता था। तो इसके लिए गांधी जी ने करीब 15 साल साउथ अफ्रीका में गुजारे और उनको इस अश्वेत लोगों को समान अधिकार दिलवाया।
तो ये गांधी जी की उपलब्धियां थी। तो ये द लिटिल ब्लैक बॉय भी उसी लेसन का, उसी का एक तो ये लेसन उसी के बारे में, उनकी कंडीशन को वर्णित करता है। उनकी कंडीशन क्या थी, किन किन परेशानियों को उन्होंने सामना किया था, तो इस पोएम में बताया गया है। तो मैं एक बार इसको बताना चाहूंगा। नाम है द लिटिल ब्लैक बॉय, छोटा अश्वेत बालक। माई मदर बोर मीन्स पैदा करना। मेरी माँ ने मुझे पैदा किया इन द साउथर्न वाइल्ड। मेरी माँ ने मुझे दक्षिणी अरण्य में जन्म दिया, दक्षिणी क्षेत्र में जन्म दिया, दक्षिणी प्रांत में जन्म दिया। एंड आई एम ब्लैक, और मैं काला हूं। वो काले होने की वजह भी बताता है, क्योंकि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, जो हॉट एरियाज हैं, साउथ का एरिया जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है वे गर्म है। इस वजह से वे कैसा था, अश्वेत था। इस वजह से वो, तो मेरी माँ ने मुझे दक्षिणी अरण्य में जन्म दिया, एंड आई एम ब्लैक, और मैं काला हूँ। तो उसने काले होने की वजह भी बताई। बट ओ, लेकिन, अरे ओ, माई सोल इज वाइट, मेरी आत्मा सफ़ेद है, मेरा मन सफ़ेद है। कलर दो ही तो है, काला हो सकता है, गोरा हो सकता है। गोरे व्यक्ति का मन काला हो सकता है, मन के अंदर बहुत कुछ छुपा हो सकता है। लेकिन गोरा व्यक्ति मन का साफ जिसको बोलते हैं वो भी हो सकता है। तो वो कह रहा है मेरा मन सफ़ेद है, मेरा मन वाइट है, मेरा मन शुद्ध है। वाइट एज एन एंगल इज द इंग्लिश चाइल्ड। सफ़ेद, इतना सफ़ेद जितना कि एंगल माने दूत, देवदूत बोलते हैं, देवदूत बोलते हैं। एक देवदूत जैसे अंग्रेज बालक का बच्चे को तो एकदम प्योर मानते हैं, शुद्ध मानते हैं, वाइट कह सकते हो, जिसका मन शुद्ध होता है। तो इसकी तरह क्या था, सफ़ेद। बट आई एम ब्लैक, लेकिन मैं काला हूँ। मीन्स मेरा मन शुद्ध है, मेरा मन साफ है, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र में पैदा होने की वजह से मैं काला हूं। एज इफ विवर्ड ऑफ लाइट, जैसे कि मुझे लाइट से, जैसे कि मुझे रोशनी से वंचित कर दिया गया। काला भी कैसे हूं, हो सकता है कि मुझे रोशनी नहीं मिली हो, मुझे प्रकाश नहीं मिला हो सकता है मेरे लिए अंधकार ही हो। अंधकार किसका प्रतीक है, काले का प्रतीक अंधकार है। उजाले का प्रतीक क्या हो गया, लाइट हो गया, सफ़ेद हो गया, वाइट हो गया। तो वो क्या कह रहा है, एज इफ विवर्ड ऑफ लाइट, जैसे कि मुझे रोशनी से वंचित कर दिया हो।
माई मदर टॉट मी अंडरनीथ ए ट्री। मेरी माँ ने मुझे एक वृक्ष के नीचे पढ़ाया या बताया, सिखाया। मेरी माँ ने एक वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे मुझे सिखाया। एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ द डे, और दिन की गर्मी में, सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ द डे, दिन की गर्मी में बैठकर, दिन की गर्मी में बैठते हुए, शी टुक मी ऑन हर लेग, उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाया। माँ ने मुझे अपनी गोद में बिठाया। एंड किस्ड मी, मुझे चूमा। माँ के लिए बच्चा प्यारा होता है, उसके लिए कलर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, केवल माँ के लिए एक बच्चा होता है। तो उसने उसको गोद में बिठाया, उसको चूमा। एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट, पूर्व की तरफ इशारा करते हुए, पूर्व की तरफ इशारा करते हुए, बिगेन टू से, कहने लगी, कहना शुरू किया। पूर्व की तरफ इशारा किया और माँ कहने लगी, माँ मुझे बताने लगी। लुक ऑन द राइजिंग सन, निकलते हुए सूरज को देखो, उगते हुए सूरज को देखो। उगते हुआ सूरज किसका प्रतीक है? आशा का प्रतीक है। और डूबता हुआ सूरज निराशा का प्रतीक है। तो उन्होंने कहा, उगते हुए सूरज को देखो। देयर गॉड डज लिव, ईश्वर वहां निवास करता है, ईश्वर वहां रहता है। इशारा किया पूर्व की ओर, ईश्वर वहां निवास करता है, मीन्स ईश्वर वहां रहता है। एंड गिव्स हिज लाइट, और अपना प्रकाश देता है। एंड गिव्स हिज हीट अवे, और अपनी गर्मी प्रदान करता है, रोशनी भी देता है, ऊष्मा भी देता है, हीट मीन्स गर्मी भी देता है। एंड फ्लावर एंड ट्रीज एंड बीस एंड मैन रिसीव, फूल, पेड़, जंगली बीस्ट, कीट, जंगली जानवर, एंड मीन रिसीव, और मैन रिसीव, और आदमी इसको प्राप्त करते हैं। किसको? इसकी हीट को, इसकी रोशनी को, इसकी लाइट को मनुष्य प्राप्त करता है। कंफर्ट इन मॉर्निंग, और समय के समय आराम लेता है। देखा होगा सर्दियों का टाइम होता है, सुबह के टाइम सूरज की हीट लेना पसंद करते हैं। तो जो क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र है, जो क्षेत्र ठंडे हैं, उन क्षेत्रों में वो कह रहे हैं, ये सब कौन? फूल, पेड़, कीट, मनुष्य इनको प्राप्त करते हैं। और सुबह के समय कंफर्ट, आनंद प्राप्त करते हैं। किसके? सूरज की गर्मी के द्वारा, जो ईश्वर हमें प्रदान करता है। जॉय इन द नून डे, दोपहर के समय आनंद, सुबह के समय सुख प्राप्त करते हैं और दोपहर के समय आनंद प्राप्त करते हैं। एंड वी आर पुट ऑन अर्थ ए लिटिल स्पेस, हमें इस पृथ्वी पर थोड़ा सा स्थान दिया गया है, छोटा सा स्थान दिया गया है, बहुत थोड़ा सा स्थान है हमारे पृथ्वी पे। दैट वी मे लर्न टू बियर द बीम्स ऑफ लव, ताकि हम प्रेम की किरण को सहन कर सकें। बियर माने सहन करना, ताकि हम प्रेम की किरण को सहन कर सकें। एंड दीज ब्लैक बॉडीज, और ये अश्वेत शरीर, काले शरीर, और ये काले शरीर। एंड दिस सनबर्न फेस, और ये धूप में तपे हुए चेहरे, काला शरीर होता है। और काला शरीर कब होता है?
जो धूप में तपता है, धूप में शरीर डार्क हो जाता है, तो धूप में तपे हुए चेहरे इज बट ए क्लाउड, इज बट ए, इसके अलावा कुछ नहीं है, मेघ के अलावा, बादलों के अलावा कुछ नहीं है। एंड लाइक ए सैडी ग्रोव्स, और एक सैडी माने सघन कुंज है, ग्रोव्स कुंज। जीवन को कैसा बताया है? एक सघन कुंज की तरह बताया है, कुछ नहीं है बल्कि एक सघन कुंज है। तो ये द लिटिल ब्लैक बॉय था, जिसमें कवि अश्वेत होने पर किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करता है। कहता है यद्यपि अश्वेत हैं लेकिन माई साउल इज वाइट, उसकी आत्मा कैसी है? सफ़ेद। और वो सफ़ेद भी कैसी है? एज एन एंगल इन द इंग्लिश चाइल्ड, अंग्रेजी बच्चे की तरह, ईश्वरी देवदूत जैसे अंग्रेजी बालक की होती है उस तरह से। लेकिन फिर भी क्या है? मैं मीन्स वह अश्वेत है। तो ये लेसन था। इसके बाद जो आगे और होगा आपको नेक्स्ट